हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 10th की चैप्टर 3 है जेनेटिक्स। ठीक है, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, जेनेटिक्स क्या होता है? साइंस का वह ब्रांच है ना, साइंस का वह ब्रांच, जैसे अब बायोलॉजी है, जूलॉजी है, ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसी तरीके से साइंस का वह ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी के कैरेक्टर्स के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम वेरिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में साइंस के जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे, और साथ में हम ये भी स्टडी करेंगे कि लिविंग थिंग्स में वेरिएशन क्यों होते हैं। ओके, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हर लिविंग थिंग्स, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो सभी इंसान एक दूसरे से क्या है, सभी ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सबका फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होता है, उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं, शक्ल सूरत अलग होती है। उसके बाद हमारा जो है नेचर अलग होता है, आवाज़ अलग होती है, ठीक है। तो यानी कि लिविंग थिंग्स में वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है ना। वेरिएशन मतलब भिन्नता पाई जाती है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये अलग क्यों होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में वेरिएशन क्यों पाया जाता है, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी क्या होता है उसके बारे में अभी देखेंगे। साथ में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी के बारे में जिस साइंस के ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमको जेनेटिक्स की बुक खरीदनी पड़ेगी, और जेनेटिक्स की बुक में हमको साइंस की पूरी एक ब्रांच होती है और इसमें बुक्स आते हैं और डिफरेंट बुक्स आते हैं जिसमें पूरी बुक ही आपकी जेनेटिक्स होगी, ठीक है। उसमें हमको इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलता है। तो ये होता है जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म हम देखते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और जो आपने यहाँ पर देखा हेरिडिटी क्या होता है बच्चों? जो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है ना, ये क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में, ठीक है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर उनके बच्चों में जाते हैं उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। Transmission of various genetic characters is a continuous process which take place from generation to generation in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में ये कंटिन्यू क्या होता है? ट्रांसमिशन होता जाता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये जाना होता रहता है, ठीक है। और किसके थ्रू जाता है ये जाता है गैमिट्स के द्वारा। गैमिट्स क्या होते हैं? मेल के अंदर पाया जाता है मेल गैमिट्स जिसका नाम होता है स्पर्म, और फीमेल के अंदर पाया जाता है फीमेल गैमिट जिसको हम कहते हैं ओवम। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के द्वारा जब प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके द्वारा जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। और इसी प्रोसेस को, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है हेरिडिटरी। और जो ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। जनरेशन से जनरेशन को जो जोड़ रहा है, यहां से कैरेक्टर्स आगे के जनरेशन में गया, वहां से कैरेक्टर्स उसके आगे के जनरेशन में गया, तो ये कैरेक्टर कहलाएगा हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और जो ये प्रोसेस जो है इसको हम बोलेंगे, ट्रांसमिशन का जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। This transmission of these hereditary character from parental generation to offspring, इनका ट्रांसमिशन होना पेरेंटल जनरेशन से यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनका ट्रांसमिशन होना, ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मतलब चाइल्ड यानी कि बच्चों में ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस कहलाएगा हेरिडिटी। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा
एक तो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और जेनेटिक्स क्या होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, एक यहाँ पे एक छोटा सा ये वर्ड दिया हुआ है जीन। जीन क्या होता है? जीन एक्चुअल में मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी जो होती है वो बनी होती है सेल से, ठीक है। सेल के अंदर आप देखेंगे एक सेल जैसे होता है, तो इस सेल में क्या होता है बच्चों? सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, है ना। यहाँ पर ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है? क्रोमोसोम यानी कि हम कह सकते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। तो इसमें जो ये डीएनए होता है ये तो वैसे काफी लंबा होता है, लेकिन देखिए ये डीएनए होता है जो, इसमें सारे कैरेक्टर्स, मतलब मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, ठीक है, मेरे बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, मेरी आंखों का कलर क्या है, ब्लैक है, ब्राउन है, मेरी आवाज़ कैसी है, ठीक है, मेरे स्किन का कलर कैसा है, वो सारी चीज़ें, जितने भी कैरेक्टर्स मेरे अंदर हैं, वो सारे कैरेक्टर्स मेरे डीएनए यानी कि मेरे क्रोमोसोम के अंदर कोड के फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को ये डीएनए अपने अंदर रखता है। इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, मान लीजिए हमने लिया, ये एक छोटा सा ये टुकड़ा है जो कि एक कैरेक्टर को रखता है, किसी एक कैरेक्टर को, कि मेरी आंखें ब्राउन है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर हुआ, इस एक कैरेक्टर को यहाँ कोडिंग इसकी छुपी हुई है, ठीक है ना। इस डीएनए का यह पार्ट वो उस कैरेक्टर को रखता है। तो ये जो कैरेक्टर को, जो ये डीएनए का जो पार्ट रख रहा है, इसको हम कहते हैं जीन, ठीक है। तो जीन क्या होता है? डीएनए का ही एक छोटा सा वह भाग होता है जिसमें एक कैरेक्टर, एक जेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं जीन। ओके, अब बच्चों, अब आगे हम आते हैं मेंडलिज्म। देखिए मेंडलिज्म, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ था 1822 में। इनको बोला जाता है कि ये क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि यही इन्होंने ही, मतलब नींव रखना और पूरा डिटेल में सही तरीके से जेनेटिक्स को डिस्क्राइब करना। हालांकि उसमें बाद में बहुत सारे और भी चेंजेस हुए, लेकिन इन्होंने ही नींव रखी थी और बहुत सारी बातें जेनेटिक्स के बारे में, बहुत सारे तथ्य इन्होंने बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी, यानी कि जो ये लॉ ऑफ हेरिडिटी है ना, हेरिडिटी के जो नियम है कि एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है, कैसे फैलता है, कौन सा कैरेक्टर जाएगा, कौन सा दिखाई देगा, कौन सा नहीं दिखाई देता है, बहुत सारी बातें हम करेंगे इनके नियम के बारे में। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी जो प्लांट्स में इन्होंने बताया, इनका एक्सपेरिमेंट सारा जो वो प्लांट्स पर था, तो इन्होंने जो लॉ ऑफ हेरिडिटी प्लांट्स में के पर बताया, इन्होंने, वो पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स में भी बताया कि उसमें भी हेरिडिटी होता है, और उसके नियमों को इन्होंने बताया। इस वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स जो थे, मेंडल्स वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? ऑस्ट्रिया में, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलॉसफी, इनको जब फिलॉसफी की डिग्री इन्होंने जब हासिल कर ली 1842 में, तो इनको बनाया गया, ये बने ये फादर ऑफ अ चर्च इन ब्रून सिटी। ऑस्ट्रिया में ही जो ब्रून सिटी है उसमें इनको फादर ऑफ चर्च बनाया गया। ओके, 1843 में। वहाँ पर पीछे एक गार्डन था। स्टोरी इनकी बहुत ज़्यादा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जितना दिया हुआ है उतना ही मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल। तो वहाँ पर जो है इनका फिलॉसफी वगैरह इन सब चीज़ों में तो इनका मन लगता नहीं था। उसी चर्च में जहाँ इनको जो ये फादर बने थे, तो वहाँ पीछे एक गार्डन था। इनका बचपन से ही, शुरू से ही इनका इंटरेस्ट जो है वो पौधों के प्रति था, ठीक है, वो चाहते थे इस तरीके से। और चूंकि ये जो है मैथ्स के टीचर थे,
मैथ्स इनका काफ़ी अच्छा था। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने प्लांट्स के ऊपर, उन सारे एक्सपेरिमेंट को इन्होंने मैथमेटिकल टर्म से उसको सुलझाने की कोशिश की है, एक फॉर्मूले से इन्होंने बताया, इस वजह से भी ये सक्सेसफुल रहे। अब वहाँ क्या हुआ कि गार्डन जो था, चर्च के पीछे जो गार्डन था, वहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया उसी गार्डन में। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन द गार्डन पी पाइसम सेटाइवम, यानी कि मटर के पौधे पर जो गार्डन पी होता है जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम, उस पर इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। 7 ईयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मटर के पौधों में 2 डिफरेंट कैरेक्टर लेकर के उनके बीच में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया और उनके रिजल्ट्स को मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म्स में इन्होंने उसको समझाया। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, अब उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट आया, वर पुट इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर एंड वर प्रेजेंटेड बिफोर ब्रून्स सोसाइटी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री इन ईयर 1865 में। क्या हुआ, 1865 में इन्होंने अपने रिसर्च को, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको रिसर्च पेपर पर उन्होंने एक पेपर के फॉर्म में रेडी करके और सबमिट कराया। इन ईयर 1866 दिस एक्सपेरिमेंट वाज पब्लिश्ड इन एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द सोसाइटी अंडर द हेडिंग ऑफ। अब ये इनकी पब्लिश हुई, ठीक है। इन्होंने जो अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया था, जो इन्होंने एक रिसर्च पेपर पर जो इन्होंने बनाया था पूरा एक्सपेरिमेंट को, वो पब्लिश हुआ और उसकी हेडिंग क्या थी, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। इस हेडिंग के नाम से ये पब्लिश हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। इन्होंने जो गार्डन पी के ऊपर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पर उन्होंने जो भी अपने नियम दिए उसको इस नाम से एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन इस हेडिंग के साथ पब्लिश किया गया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रोपाउंडेड विच इज़ नोन एज मेंडलिज्म। इनके जो नियम थे उन नियम को, उन रूल्स को मेंडलिज्म बोला गया, मेंडलिज्म नाम दिया गया। मेंडल डाइड ऑन 6 जनवरी 1884 में इनका डेथ हो गया। लेकिन बहुत ही इनकी दुखद कहानी है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारी चीज़ें बताया, लेकिन इनके जीते जी, मतलब जब तक ये जिंदा थे तब तक इनको कोई अटेंशन नहीं मिला, इनके नियमों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनके डेथ होने के 35 साल बाद, 35 ईयर्स के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने जब इन्हीं चीज़ों को वापस से रीस्टडी करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि इनके जो रिसर्च के जो पेपर थे उसको जब खंगाला गया और वहाँ से देखना शुरू किया गया, जब उसको वापस रीस्टडी किया गया, वापस उसका एक्सपेरिमेंट करके जो वहाँ पे बताया गया था उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब वापस एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी जो 35 ईयर्स पहले मेंडल्स बता के गए थे। तो इनके जाने के 35 ईयर्स के बाद इनको वो चीज़ें मिली, वो इज्जत दिया गया इनको, और कि क्योंकि नींव इन्होंने रख दिया था और पहले ये सारी चीज़ें बता दिया था इन्होंने, लेकिन उस पर किसी का अटेंशन नहीं गया था। तो बाद में जाकर के इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और इनको सम्मानित किया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स से। अब हम देखते हैं कि मेंडल्स जो थे, क्या मेंडल्स ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया? नहीं, मेंडल्स के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस जेनेटिक्स पॉइंट पर स्टडी किया था, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो मेंडल जो है वो सक्सेसफुली, मतलब इन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से बताया और ये सक्सेस भी हुए। तो अब यहाँ पर आता है रीज़न फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल्स के सक्सेस होने के पीछे क्या कारण था? तो सबसे पहले नंबर 1, मेंडल ने एक टाइम में सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर ही ध्यान दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने शुरू तो किया था, लेकिन एक साथ उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स लेते गए कि वो उलझ गए और आधे रास्ते में ही इतना ज़्यादा उलझन हो गया कि उनको फिर कंफ्यूज होने लगे और इस तरीके से उनको अपना ये एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा। तो इनका सबसे ज़रूरी चीज़ ये था कि इन्होंने एक बार में सिर्फ
पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ एक बार में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, केवल वन पर्टिकुलर कैरेक्टर पर ही एक बार में इन्होंने ध्यान दिया। दूसरा इनका था कि इन्होंने जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको मैथमेटिकल ढंग से, फॉर्मूले से इन्होंने बताने की कोशिश की। तो थोड़ा सा मैथ्स को इसमें, मैथ्स और ये बॉटनी दोनों को इन्वॉल्व करके इन्होंने बहुत ही केयरफुली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ एंटायर डेटा, मतलब सबको जो है मैथमेटिकल टर्म्स से समझाने की कोशिश किया था इन्होंने, और उसी अकॉर्डिंग ये खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट को, जो चीज़ें जैसे ये इन्होंने क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टर मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, उसको ये पहले ही मैथमेटिकल टर्म में करके देखते थे। तो ये भी एक कारण था जिस वजह से कि ये सक्सेसफुल हुए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इनका ये है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया, इनका सिलेक्शन जो था ये बहुत सही था। इन्होंने सेलेक्ट किया था गार्डेन पी यानी कि पाइसम सेटाइवम को, ठीक है। इसके लिए भी ये भी इनके सक्सेसफुल के लिए एक पॉइंट बनता है कि इन्होंने गार्डेन पी को सेलेक्ट किया। अब गार्डेन पी जो होता है हमारा, जो मटर का पौधा है, उस मटर के पौधे में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसके वजह से मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो इस वजह से इन्होंने मटर का पौधा सेलेक्ट किया, ये भी इनके सक्सेसफुल का एक कारण था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इन्होंने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया, तो पी प्लांट में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, मटर के पौधे में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से मटर के पौधे को सेलेक्ट करके ये सक्सेसफुल हुए। तो सबसे पहला फर्स्ट आता है हमारा, मटर का पौधा जो होता है ये एनुअल प्लांट है, ठीक है, यानी कि इसको एक साल में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इसके लिए जो रिजल्ट आएगा, हमने एक बार हाइब्रिडाइजेशन कराया एक एक कैरेक्टर्स का, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा उसके लिए हमको बहुत लंबे टाइम तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मतलब टाइम कम लगेगा और हमारा एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी चलता जाएगा। तो ये इस प्लांट्स में टाइम कम लगता है, एनुअल प्लांट है, इस वजह से ये मटर का पौधा इन्होंने सेलेक्ट किया। नंबर 2 कि ये पौधा जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये भी बेनिफिट था, इनको एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी हेल्प हुई, ओके। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से ये मेंडल क्या कर सकते थे, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों आप जानते होंगे कि एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है, मान लीजिए इसका ये फ्लावर है और ये फ्लावर है। अब इसमें यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास गया और रिप्रोडक्शन यही हो गया, ठीक है ना, उसी प्लांट के उसी फ्लावर पर, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। या उसी फ्लावर, उसी प्लांट के उसी फ्लावर मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है वो यहाँ से मेल गैमेट यहाँ आ रहा है और फीमेल गैमेट के साथ मिलकर के यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो एक ही प्लांट के अंदर ही है ना, चाहे उसी एक ही फ्लावर में हो जाए या अलग अलग उसी प्लांट पर लगे हुए दूसरे दूसरे फ्लावर्स पर यदि पॉलिनेशन होता है, ये वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि यही प्लांट, अब प्लांट हमने चेंज कर दिया, मतलब प्लांट सेम है लेकिन ये दूसरा है, ठीक है ना, ये मटर का एक पौधा है, ये मटर का दूसरा पौधा है। अब मटर के इस पौधे से यहाँ से मेल गैमेट और इस पौधे के फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस मटर के पौधे में, ये मैंने शॉर्ट में बताया बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ है नहीं, दूसरे चैप्टर में ये है। तो मटर के इस पौधे पर चूंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल था, इस वजह से भी इन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट ये है कि मटर का जो पौधा होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है,
ट्रेट्स यहाँ वर्ड दिया गया है, ट्रेट्स का मतलब ही होता है कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे, देखिए इसमें इतने कैरेक्टर्स इनको मिल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। ये इतने 7 कैरेक्टर्स के इन्होंने मटर के पौधे सेलेक्ट किए थे। हाइट ऑफ अ प्लांट, प्लांट की हाइट अलग अलग हो सकती है, कुछ जो थे उनमें टॉल और कुछ ड्वार्फ, ठीक है, यानी कि कुछ मटर के पौधे लंबे और कुछ मटर के पौधे छोटे थे। तो एक कैरेक्टर्स ये चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन कैसा है, ठीक है, तो कुछ एक्सियल थे और कुछ टर्मिनल फ्लावर इस तरीके के मिल रहे थे। शेप ऑफ अ मैच्योर्ड पी है ना, तो वो इस तरीके का इनको मैच्योर्ड फी का जो मैच्योर जो मटर के पौधे थे उनका शेप वो ले सकते थे ये। कलर ले सकते हैं ये, ठीक है, ग्रीन कलर, येलो कलर। कलर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के कलर्स इनको अलग अलग मिल गए, वायलेट और वाइट। शेप ऑफ अ सीड है ना, कुछ राउंडेड और कुछ व्रिंकल्ड, ठीक है, व्रिंकल्ड मतलब होता है कि सिकुड़े हुए, ठीक है ना, मुरझाए हुए। और कलर ऑफ अ सीड, सीड के अलग अलग इनको कलर मिल गए, जैसे येलो मिल गया, ग्रीन मिल गया। तो इस मटर के पौधे में इतने 7 कैरेक्टर्स ये यहाँ पर पेयर में मौजूद था, जिसकी वजह से भी इनको काफ़ी सहूलियत हुई अपना एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है। कैरेक्टर्स देखें, यहाँ पे कैरेक्टर्स का डायग्राम भी दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, राउंडेड या व्रिंकल्ड, ठीक है, सीड का कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर वायलेट, वाइट, मैच्योर ये इनफ्लैटेड, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टेड, ये कलर मैच्योर्ड पी का ग्रीन है या येलो है। उसके बाद पोजीशन ऑफ अ फ्लावर एक्सियल या टर्मिनल, दोनों तरीके से हो सकते हैं। हाइट ऑफ अ फ्लावर, हाइट ऑफ अ प्लांट, कुछ प्लांट लॉन्ग और कुछ प्लांट ड्वार्फ, ठीक है। तो ये इसमें 7 कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं इसमें पी प्लांट में, इस वजह से भी इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आज हमने स्टडी किया। एक बार क्या क्या हमने स्टडी किया है, सिर्फ उसके पॉइंट्स आप देख लीजिए। सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है, सेकेंड नंबर पर जीन किसको कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मेंडलिज्म, फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसको कहते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके स्टोरी, शॉर्ट में इनकी स्टोरी दी गई है। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस होने के पीछे, मेंडल के सक्सेस होने के पीछे इनका क्या रीजन था, क्या कारण था, और उसके बाद इन्होंने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया। ओके, यहाँ तक बच्चों हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडल के मरने के 35 साल बाद उनको वापस रीडिस्कवरी हुई मेंडलिज्म की, और तब जाकर के उनको वो जिस चीज़ के वो डिजर्व करते थे वो सारे रिस्पेक्ट उनको, वो सारे ऑनर उनको मिले। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म और जेनेटिक्स पढ़ने से पहले, इनके रूल पढ़ने से पहले इन्होंने क्या क्या लॉ दिया हमको, छोटे छोटे से ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। जैसे जीन क्या होता है, ठीक है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, रिसेसिव कैरेक्टर्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, ये सारी चीज़ें दिया गया है। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ये सब पेरेंटल जनरेशन, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, छोटे छोटे से ये टर्म्स हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।